अगर आपको पता चले कि Brought to you by Haier, ITEL and Sensorant K. पहली बार किसी सोरेन ने 5 बरस लगातार अपनी सत्ता पूरी की। हालांकि इसमें एक भेद है। क्या भेद है? जब मैं ये कह रहा हूँ कि सोरेन ने ऐसा किया, तब बीच में कुछ समय के लिए पहले वाला नाम बदल गया था। सत्ता पर काबिज हुए थे हेमंत सोरेन। महागठबंधन की सरकार थी जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां भी थीं, लेकिन बीच में ईडी के छापे और गिरफ्तारी के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और चंपई सोरेन आए सत्ता में। लेकिन हेमंत को जब जमानत मिली तो चंपई को जाना पड़ा और फिर गए तो ऐसे गए कि पार्टी छोड़कर भाजपा में ही चले गए। बहरहाल 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, अब फिर से जनादेश की बारी है। सामने है भारतीय जनता पार्टी जिसने 5 साल पहले सत्ता गंवाई थी। जिनके मुख्यमंत्री रहते सत्ता गंवाई थी रघुवर दास, वो ओडिशा के राज्यपाल हैं, लेकिन राज्य में अपनी वापसी चाहते हैं। उधर बाबूलाल मरांडी हैं जो बीजेपी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड राज्य बनने के बाद। बीच में उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बनाई थी और वापस से बीजेपी में आए और इस समय वो संगठन की सदारत कर रहे हैं। उनको भी चेहरा बताया जा रहा है क्योंकि आदिवासी चेहरे की 26% वोट की एक बड़ी लड़ाई है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की। कुल सीटें 81, 2 चरणों में मतदान होना है, 13 और 20 को, और महाराष्ट्र के साथ ही यहाँ पर भी 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो कैसी दिख रही है शुरुआती दौर में झारखंड की चुनावी बिसात, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 पत्रकार। जमशेदपुर से वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार और रांची से नौजवान पत्रकार आनंद दत्ता। आप दोनों आनंद का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आनंद कुमार जी, आप जमशेदपुर से हैं और कोल्हान से ही बात शुरू करते हैं और चंपई सोरेन से ही बात शुरू करते हैं। पिछली मर्तबा बाबूलाल मरांडी की पार्टी के चलते, चंपई सोरेन की लोकप्रियता, इन सब के चलते बीजेपी को इस इलाके में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। क्या चंपई के भाजपा में आने के बाद से बीजेपी की संभावनाएं वहां मजबूत हो रही हैं, या एक संथाल सीएम चेहरा होने की वजह से अभी भी हेमंत सोरेन और सहानुभूति लहर की वजह से कल्पना सोरेन, इनका पलड़ा भारी है? देखिए, अभी की बात करेंगे तो पलड़ा लगभग बराबरी पर है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जो हुआ था वो एक एंटी इनकम्बेंसी रघुवर दास सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा थी, और इस बार वो एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन के खिलाफ उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही जितनी 2019 में रघुवर दास सरकार के खिलाफ थी। तो इस बार चंपई सोरेन नहीं भी आते तो भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में कुछ सीटें ले आती, लेकिन चूंकि चंपई सोरेन आ गए हैं और अपने इलाके के अलावा अगल बगल की 2 सीटों पर जहां संथाल आबादी रहती है वहां वे कुछ प्रभाव डालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोल्हान में अगर बात करें 2019 की तुलना में जहां एक भी सीट नहीं मिली थी, तो इस बार मुझे लगता है कि कुछ सीटें आएंगी। और कुछ क्या, अगर भाजपा जिस तरह से अभी प्रयास कर रही और अभी आज गठबंधन हुआ है सहयोगी दलों के साथ, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी पिछली बार से ज्यादा बढ़त हासिल है। और पिछली बार 12 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने एक दूसरे से लड़कर बर्बाद कर दी थी। यानी जो जीतने वाला प्रत्याशी था उसको जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट बीजेपी और आजसू के प्रत्याशियों को कुल मिलाकर आए थे। तो इस बार स्थिति देखें तो थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, और अभी का आकलन करें तो दोनों लगभग लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैं। दूसरा सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जिक्र किया आज हम जब मुखातिब हैं 18 अक्टूबर 2024 को नेता नगरी के दर्शकों से, तभी टीवी स्क्रीन पर एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी प्रकट हुआ है, जिसमें बीजेपी के हिस्से में 68 सीटें आई हैं, आजसू के हिस्से में 10, जेडीयू के हिस्से में 2, जबकि एलजेपी के हिस्से में 1 सीट आई है। इस तरह से ये कुल 81 सीटों का आंकड़ा है जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। बीजेपी के खेमे की बात करें, आनंद दत्ता जी, इस बार आपसे शुरुआत करेंगे। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर होगा, या बाबूलाल मरांडी ये मानकर चलें कि जीत के बाद उनका नंबर आ ही जाएगा, या कोई सरप्राइज फैक्टर है? कौन से बड़े चेहरे हैं अपार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी का चेहरा एंड अपार्ट फ्रॉम एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी है हेमंत सोरेन खिलाफ, जिनके भरोसे बीजेपी को लग रहा है कि हम अपनी चुनावी टैली को कम से कम साधारण बहुमत के ऊपर ले जा सकते हैं? आनंद दत्ता। बीजेपी को एक चेहरा है हेमंत शर्मा, उसके भरोसे झारखंड बीजेपी को तो लग रहा है कि वो नैया पार लगाएंगे, लेकिन इस भरोसे पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पार्टी के अंदर में। अब जब लगातार झारखंड के जो नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अमर कुमार गौरी हो या अर्जुन मुंडा हो,
मीडिया में अगर वो मतलब 10 दिखाई दे रहे हैं तो बाकी 90% मीडिया का जो हिस्सा है या फिर पब्लिक अपीयरेंस का जो हिस्सा है या पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो जाने का मसला है, उसमें हेमंत बिश्व शर्मा ही हर जगह लीड कर रहे हैं। और इस बात को लेकर पार्टी के अंदर में थोड़ी बहुत या ठीक ठाक मात्रा में खींचतान भी है। यही वजह है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था आजसू के साथ सीट शेयरिंग वाली मतलब मुद्दे पर, तो उस वक्त हेमंत बिश्व शर्मा थोड़ा कम बोले आज बहुत टाइम के बाद, और उन्होंने जब इंट्रो किया अपना तो वो साफ उन्होंने कहा कि मैं बात को बहुत भूमिकाओं में नहीं बांधूंगा और मैं अपनी बात सीधे तौर पर शुरू करता हूँ। तो ये एक मैसेज जो है बीजेपी के अंदर में ये बाबूलाल और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में थोड़े कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। कई सारे जो एडवर्टीजमेंट बन रहे बीजेपी की तरफ से, उसमें भी हेमंत बिश्व शर्मा को ही सबसे आगे रखा जा रहा है। और एक मतलब ऐड ऐसा बना जिसमें चंपई सोरेन भी नहीं थे। तो ये पार्टी के अंदर में भले ही कोई सोच ले कि हम ये सीएम चेहरा है, लेकिन 100% कोई ये मानकर नहीं चल रहा है कि हम ही ये चेहरा है। हर किसी को लग रहा है कि मेरे लिए भी मौका बन सकता है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, उनको लग रहा है कि मेरे लिए भी मौका बन सकता है। अगर आदिवासी सीट बहुत अच्छी खासी संख्या में नहीं आ पाई तो चंपई सोरेन को लग रहा है कि अगर वो संथाल या कोल्हान में अगर उनकी वजह से चीजें आती है तो उनको भी मौका मिल सकता है। बाबूलाल मरांडी तो पहले से ही मतलब लाइन में है, तो कोई श्योर नहीं है, मौका सबको दिख रहा है। अर्जुन मुंडा को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है क्या विधानसभा का? अर्जुन मुंडा से ज्यादा उनकी पत्नी की चर्चा है कि उनकी पत्नी को टिकट मिल सकता है। और मेरे पास जो जानकारी आई है कि अर्जुन मुंडा के टीम के कुछ साथी उनकी पत्नी की कैंपेन के लिए उन्होंने कई सारे सोशल मीडिया टीम के जो प्लान करते हैं उनसे उन्होंने प्लान भी मंगवा लिया है। अब किसको काम देंगे वाला मसला है, लेकिन प्लान वो मंगवा चुके हैं। तो मीरा मुंडा के नाम पर ज्यादा तैयारी हो रही है और ज्यादा संभावना है कि वही चुनाव लड़े। लेकिन इन सब के बीच में यह है कि जिस जगह से सर मैं आता हूँ यानी कि मधुबनी मिथिलांचल में, वहाँ एक छोटी सी बात कही जाती है कि मरवा तैयार हो गए और बरियाती और कन्या फरार छे। कहने का मतलब यह है कि मंच सज चुका है, लेकिन यहाँ मतलब किसी भी पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया, जबकि आज से नामांकन शुरू हो चुका है पहले से जी। आनंद कुमार जी, ये बीजेपी के लिहाज से भी एक बड़ी दिलचस्प पोजीशनिंग है कि हिमंता बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, अपनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। लगातार उन्होंने जो घुसपैठी हैं, अप्रवासी हैं या कट्टरपंथी मुस्लिम, उन सबको निशाने पर लिया और उससे उनकी एक इमेज बिल्ड हुई है। एंड ही इज़ नॉन अपॉलोजेटिक अबाउट इट। एक तरफ तो उनको तैनात किया गया है और दुमका और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनसांख्यिकी का परिवर्तन हुआ है, डेमोग्राफी की तब्दीलियां हुई हैं, उस पे बात कर रहे हैं। और उसके ठीक उलट शिवराज सिंह चौहान हैं जो अपेक्षाकृत शांत माने जाते हैं और उस ढंग से राजनीति करने वाले। इसको लेकर आनंद ने जिक्र किया, क्या चर्चाएं हैं इस टीम को लेकर? और हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार अब टीम डेप्यूट करती है। जैसे महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को तैनात किया, वैसे ही यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, अभी कृषि मंत्री, और हिमंता को तैनात किया। क्या चर्चाएं हैं इनको लेकर? देखिए, जैसा आपने कहा सौरभ जी, हिमंता बिश्व शर्मा एक एग्रेसिव चेहरा है, हिंदूवादी चेहरा है, और बिल्कुल एक समय जो नरेंद्र मोदी के लिए जो काम अमित शाह किया करते थे वही काम अब अमित शाह के लिए हिमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं। एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां दलों को तोड़ना हो, नेताओं को दूसरे दलों से लाकर अपने खेमे में मिलाना हो, ये सब काम हिमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान एक गंभीर और एक शांत प्रवृत्ति के हैं। संगठन के जुड़े लोगों को जो साधना है, पार्टी में जो रणनीतियां बनानी है, जिस तरह का दिशा निर्देशन देना है, वो सब काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा ने इस चुनाव में जितनी मेहनत की है, हम लोगों ने देखा है, उन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर और ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे नेताओं से मुलाकात की है जो लंबे समय से उपेक्षित पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, वे शैलेंद्र महतो के घर गए। शैलेंद्र महतो का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले उनका नाम चर्चा में आया था झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड जब हुआ था नरसिंह राव की सरकार में। उनकी सरकार बचाने के लिए जेएमएम के 4 सांसदों ने रिश्वत ली थी और यह स्वीकारोक्ति भी सबसे पहले शैलेंद्र महतो ने ही की थी। तो ये शैलेंद्र महतो, बाद में इनकी पत्नी को बीजेपी ने जमशेदपुर से टिकट दिया, वो 2 बार सांसद बनी। उसके पहले शैलेंद्र महतो 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो जमशेदपुर और कोल्हान की राजनीति में बड़ा नाम है। और फिलहाल झारखंड की राजनीति जो 3 चेहरों पर हो रही है, वो हो रहे हैं महतो, मोमिन और माझी, यानी ये 3 जो जातियां हैं, 3 जो संप्रदाय हैं, ये झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा कहें या मोहरा कहें बने हुए हैं। महतो जो कुर्मी जनजाति है, ये बिहार के कुर्मियों से अलग है।
ये अपने आप को कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं, आदिवासी हैं, और ये लंबे समय से एसटी स्टेटस यानी ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में बंगाल से लेकर उड़ीसा तक रेल टेका यानी रेल रोको और सड़क रोको जैसे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और उस आंदोलन का असर इस इलाके में भी है। तो यही कारण था कि अर्जुन मुंडा के प्रति जो नाराजगी महतो समुदाय में है, उसकी वजह से उनको खूंटी का चुनाव हारना पड़ा है। और यही वजह है कि इस बार अर्जुन मुंडा ने खुद कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े। अर्जुन मुंडा वैसे भी केंद्र की राजनीति में रह चुके हैं, और उनकी कोशिश है कि वे किसी तरह से एक बार फिर दिल्ली चले जाए, राज्यसभा रास्ता हो सकती है उसके लिए, तो वो करेंगे। लेकिन झारखंड में जो हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की आपने बात की, 2019 में ले चलता हूं मैं आपको, जब सरयू राय बागी होकर रघुवर दास के खिलाफ लड़ गए, जिनकी सरकार में सरयू राय खुद मंत्री थे। अर्जुन मुंडा पर आरोप लगा कि उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ अपने लोगों से काम करवाया। उसके पहले लोकसभा में जब वो चुनाव लड़ रहे थे 2019 का लोकसभा चुनाव खूंटी से, वहां के जो स्थानीय विधायक थे नीलकंठ सिंह मुंडा, उन पर आरोप लगा कि उनके भाई कालीचरण चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, उन्होंने भाई की मदद की, अर्जुन मुंडा की मदद नहीं की। तो बीजेपी इतने खेमों में बटी हुई है झारखंड में कि अगर इस बार भी अगर बीजेपी कहीं बाहर से लाकर और हिमंता जैसे नेता को कमान नहीं देती, तो यहाँ आपस में कुनबे को बटोर कर रखना मुश्किल हो जाता। क्योंकि बाबूलाल मरांडी 14 साल तक बीजेपी से बाहर रहे, 2005 या 6 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, और 2020 के फरवरी के महीने में वे वापस आए थे। तो अमर बावरी के साथ भी वही है। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी का जो प्रेजेंट सेटअप है, सिर्फ उसमें रघुवर दास ऐसे बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनिक नेता माने जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वे ओडिशा के राज्यपाल हैं। तो जितने भी नेता अभी अच्छे जगहों पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हों या लीडर ऑफ अपोजिशन हों, ये सारे कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए, फिर वापस आए, तो इनको एक तरह से बाहरी माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 2 खेमे बन गए। एक भारतीय जनता पार्टी जो असली है, जो खांटी है, और दूसरी वो जो बाहर से लोग नेता आके बसे हैं। तो इनको एकजुट करने के लिए जो बीजेपी ने भेजा हिमंता बिस्वा शर्मा को, तो इसके बिना ये पार्टी एकजुट रह नहीं पाती। और जिस तरह से अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत दिखाई दे रही है, या जिस तरह से सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल बना है, वो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल हिमंता बिस्वा शर्मा का है, क्योंकि प्रदेश के नेताओं के भरोसे ये काम संभव नहीं हो पाता शायद। आपने रघुवर दास का जिक्र किया, तो लगे हाथ सरयू राय का भी बता दीजिए। सरयू राय फिलहाल जनता दल यूनाइटेड में है, और जनता दल यूनाइटेड चूंकि झारखंड में एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तो वे जमशेदपुर पश्चिम की सीट मिली है जनता दल यूनाइटेड को, और वे अपने पुराने जो सिंबल था उनका, पिछली बार जब वो लड़ रहे थे सिलेंडर, वो उनको मिला है, लेकिन सीट बदल गई है जी। अब वो रघुवर दास वाली सीट पर से नहीं, अपनी पुरानी जो परंपरागत सीट जहां से वो पहले 2 बार जीत चुके हैं, जमशेदपुर पश्चिमी की सीट से लड़ेंगे, जहां कांग्रेस के विधायक और फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता जो है, उनके साथ उनकी फाइट होगी, मुकाबला होगा। यानी रघुवर दास की वापसी का रास्ता खुला है अभी? जो सूचना है, रघुवर दास वापसी की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2-3 मैंने ओडिया चैनलों को भी देखा, 1-2 लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया था, वहां ये हवा चल रही है कि रघुवर दास जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मंजूर नहीं हुआ है, पर इस्तीफा सौंप दिया, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और वो दिल्ली में लगातार अड़े हुए थे, कल शायद वो दिल्ली से वापस भुवनेश्वर लौटे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरा दबाव बना के रखा है कि चुनाव में उनको टिकट मिले और वे एक बार फिर झारखंड की राजनीति में लौटना चाहते हैं। और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि उनके कद का कोई ओबीसी नेता झारखंड भाजपा में इस बार नहीं है। तो अगर भाजपा आदिवासियों के साथ साथ पिछड़ों को भी अपने पाले में लाना चाहती है, तो रघुवर दास उसके लिए बहुत मुफीद हो सकते हैं, ऐसा नैरेटिव उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से बड़ा आदिवासी चेहरा कौन होगा इन चुनाव में? देखिए, बीजेपी इस बार कोई एक चेहरे पर फोकस करके नहीं लड़ने जा रही है। चंपई सोरेन एक चेहरा बने हैं, बाबूलाल मरांडी पहले से चेहरा है, पर बाबूलाल मरांडी के साथ समस्या यह है कि वो आदिवासी चेहरा नहीं माने जाते, वो एलीट चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर नेता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी कभी रिजर्व सीट से चुनाव भी नहीं लड़ते विधानसभा का। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि एक तो ऑब्वियस बाबूलाल मरांडी हैं ही, रघुवर दास हैं ही, पर संथाल परगना की राजनीति को देखते हुए और खासतौर पे ये कि किस तरह से लोकसभा की वो सारी सीटें जो एसटी के लिए रिजर्व थी वो भारतीय जनता पार्टी हारी 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ। चंपई सोरेन हैं, एक उनके पाले में आ गए, लेकिन बीजेपी का काडर उन्हें अभी कितना एक्सेप्ट कर पाएगा? किनको? चंपई सोरेन को? जी
देखिए, चंपई सोरेन को बीजेपी का कैडर एक्सेप्ट करे न करे, उनका एक अपना प्रभाव है, अपना ऑरा है, खास करके कोल्हान के क्षेत्र में बात करें, और उनके काफी ज्यादा समर्थक हैं। चंपई सोरेन की छवि एक बड़े सहज सरल और एक ऐसे नेता के रूप में है, जहां उनके दरवाजे पर आप चले जाइए सुबह सुबह, चंपई सोरेन रहे न रहे, उनका कोई बेटा रहे, तो कोई जरूरत होती है किसी के यहाँ, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के यहाँ शादी है, किसी को कोई जरूरत है, तो वहां से तत्काल मदद मिल जाती है। तो चंपई सोरेन की छवि एक बिल्कुल मदद करने वाले और हमेशा लोगों के लिए सहज सरल उपलब्ध रहने वाले नेता के रूप में है। तो मुझे लगता है कि उनका जो ऑरा है, उनका जो अपना प्रभाव है, वो ज्यादा असर करेगा। और चंपई सोरेन को या किसी को भी बीजेपी इस बार चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि 2019 में रघुवर दास का चेहरा जो इस्तेमाल करके बीजेपी ने देख लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई चेहरा प्रोजेक्ट होगा। मोदी के चेहरे पर और भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जिस तरह मुख्यमंत्री बनाए गए, जो कहीं चर्चा में नहीं थे, कहीं किसी कतार में नहीं थे, वैसा ही कोई चेहरा इस बार झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सामने आ जाए, तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी, मुझे लगता है। आनंद दत्ता जी, बीजेपी के बारे में हमने शुरुआती बात की, बीजेपी के मुद्दों पर भी आएंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन में इस चीज़ को लेकर तो एक मत है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कल्पना सोरेन फिर से चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे बड़े स्टार कैंपेनर वही हैं। कई पत्रकारों ने हमसे बातचीत में भी कहा कि दिल्ली के नेताओं के मुकाबले भैया भाभी पर ज़्यादा निर्भरता है महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों की। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ गतिरोध है या वहाँ पर भी चीज़ें सॉर्टेड हैं? बीजेपी ने तो अनाउंस कर दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर गतिरोध बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो डिपेंडेंसी है उनके ऊपर कि वो कह मतलब उनको लग रहा है कि भैया भाभी ही स्टार पर, उनके भैया भाभी स्टार प्रचारक है और उनके भरोसे ही पूरा चुनाव हम लोग जीत जाएंगे और मतलब लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यही वजह है कि आज जब नामांकन शुरू हुआ है, पहला दिन आज नामांकन का, तो गुलाम अहमद मीर आज पहुंचे हैं और कल राहुल गांधी आएंगे। फिर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी और फिर निर्णय किया जाएगा कि कौन कितने सीट पर और कौन सा कैंडिडेट होगा। इनका कैंडिडेट को लेकर तो राय मतलब सही तरीके से रायशुमारी भी कांग्रेस के अंदर नहीं हो पाई अभी तक। जो पहले वाले विधायक हैं, जो अभी के जो विधायक है पार्टी के, उनको लग रहा है कि हमें तो सीट मिलेगा ही, और बाकी को लग रहा है कि सीट शेयरिंग में अगर कुछ सीट एक्सचेंज होता है तो उनके लिए मौका लगेगा। तो अभी तक सब गॉसिप पे ही चल रहा है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर जो चल रहा है सो चल रहा है। तो किसी को ये नहीं पता है कि हम कैंपेन क्या करने जा रहे हैं, हमारे मुद्दे क्या है। अभी तक घोषणा पत्र की जो एक समिति होती है, जो मीटिंग करती है कांग्रेस के अंदर, वो भी नहीं हुआ है। यानी इसको थोड़ा सा डिकोड ऐसे करते हैं कि सोशल मीडिया पर जिस थीम लाइन पर या जिस नैरेटिव को जेएमएम सेट कर रही होती है कांग्रेस, उसके या तो बहुत देर बाद पीछे आती है या बिल्कुल उसको ऐसे भी छोड़ देती है। कांग्रेस अपने तरफ से कोई भी नैरेटिव सेट करने के लिए यहाँ पर अभी तो मुझे नहीं मैदान में दिखाई दे रही है। कल राहुल गांधी आती है तो आते हैं, हो सकता है उसके बाद कुछ चीजें बदले, हालांकि मुझे उसकी संभावना मतलब वो चमत्कार या वो जोश कांग्रेस के अंदर तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। मुद्दों के स्तर पर क्या दिख रहा है दोनों खेमों में? एक ने कहा 2100 देंगे, फॉर्म भरवाने लगे, दूसरे ने 2500 का अनाउंसमेंट कर दिया दिसंबर से। सबको महिलाओं का वोट चाहिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या उनके सहयोगी दल, और उसके लिए सबको डायरेक्ट कैश देना है। योजनाओं के नाम बस अलग अलग हैं। आनंद, योजनाओं के नाम पर सर कि जैसे मतलब वर्तमान सरकार ने घोषणा किया कि हम 1000 देंगे, बीजेपी उसके मुकाबले 2100 लेकर आई, लेकिन बीजेपी मतलब महिला वोटरों से ज्यादा वो अपने जो परंपरागत वोटर हैं उसके लिए वो लड़ रही है। यानी कि वो महिला वोटर जो पहले बीजेपी की वोटर रही थी, वो इस 1000 की वजह से जेएमएम में शिफ्ट होने जा रही थी या उसके शिफ्ट होने की संभावना थी, उसको रोकने के लिए बीजेपी ये प्लान लेकर आई लोगों के बीच में और फॉर्म भरवाने लगी गो दीदी योजना का। लेकिन जब मैं इंडिया टुडे मैगजीन के लिए स्टडी कर रहा था, उस दौरान मुझे लातेहार के महुआ डार इलाके की 4 मुस्लिम महिलाओं से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग एक साथ फॉर्म भरने के लिए गए थे, लेकिन जो कार्यकर्ता बीजेपी का फॉर्म भरवा रहे थे उन्होंने कहा कि ये मोहम्मदन लोगों के लिए नहीं है, तो वो हम लोग वापस घर आ गए। इसको मैंने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से कंफर्म करने की कोशिश की, तो नामना छापने के सर पर उन्होंने बताया कि हम लोगों को ये ऊपर से निर्देश दिया गया है कि इसमें मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन महिलाओं को नहीं शामिल करना है। लेकिन जब जेएमएम यानी कि वर्तमान सरकार फिर से इसके मुकाबले में 2500 लेकर आ गई, तो अब इस योजना को जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है उसको बीजेपी सही से काउंटर नहीं कर पा रही।
तो लड़ाई जो है इस महिला वोट को लेकर बहुत ज्यादा होने जा रही है और सबको लग रहा है कि ये एक सुरक्षित है। मतलब कई बार कई इलाकों में पुरुष वोटर पलायन करते हैं या वो शिफ्ट करते हैं, लेकिन महिला वोटर बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करती है, इसलिए सब लोगों को लगता है कि ये अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। आनंद कुमार जी, आपको कौन से मुद्दे दिख रहे हैं जो प्रभावी होंगे अभी झारखंड में? मुद्दे बहुत हैं। देखिए, मुद्दे अगर उठाए जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हेमंत सोरेन ने खुद दे दिया है। उन्होंने जब 2019 का चुनावी कैंपेन शुरू किया था तो उनके पास सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख सरकारी नौकरियां हर महीने देंगे और हर साल देंगे, सॉरी। और ये पूरे 5 साल निकल गए, 10,000 नौकरियां भी कुल मिलाकर नहीं मिली। इसके ऊपर क्या हुआ, 2 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पर्चा लीक हुआ, उसके बाद जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है उसका पर्चा लीक हुआ, और जितनी परीक्षाएं हुई या तो रद्द हो गई या हाईकोर्ट ने रोक लगा दी या उनमें सेटिंग गेटिंग के आरोप लगे। तो इतनी सारी नियुक्तियों को लेकर बाधा हुई कि अब जो छात्र हेमंत सोरेन को सिराखों पर बैठाकर सत्ता में लाए थे, अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि अब तुमको सत्ता से बाहर करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती तो राज्य के युवा बने हुए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जो मैया योजना का 1,000 रुपए का जो 3 इंस्टॉलमेंट पहुंच गया है, उसको लेकर महिलाओं में खास करके, क्योंकि झारखंड में इस चुनाव में महिला वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, कल्पना सोरेन का जो फैक्टर है उस पर मैं आपको विशेष रूप से बात बताऊंगा कि झारखंड में 2 नेता अभी चर्चा में चल रहे हैं। एक तो जयराम महतो है जो बेहद आक्रामक भाषण शैली की वजह से चर्चा में है और सोशल मीडिया पर खासकर बहुत ज्यादा फॉलोइंग उनकी है, और दूसरी कल्पना सोरेन है। झारखंड ने पहली बार किसी एक ऐसी महिला को देखा है जो कारों के बोनेट पर चढ़ जाती है, कारों की छतों पर चढ़ जाती है और बहुत सुंदर सुशील लहजे में और अपनी बातों को रखती है। तो झारखंड ने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि कोई ऐसी महिला लीडर भी हो सकती है। हमारे यहाँ विधायक हुई, सांसद हुई, केंद्र में और राज्य सरकारों में मंत्री भी महिलाएं बनी हैं, लेकिन किसी महिला को इस तरह की पॉलिटिक्स करते हुए, इस तरह से पब्लिक कनेक्ट करते हुए झारखंड के लोगों ने पहली बार देखा है। और यही कारण है कि उनको सुनने के लिए, देखने के लिए मैंने देखा इन जनजातीय इलाकों में भी, चाहे वो गढ़वा का इलाका हो, चाहे वो रांची के सुदूरवर्ती ग्रामीण जंगलों का इलाका हो या कुल्हान का क्षेत्र हो, रात में 9 बजे 10 बजे तक पानी में, बरसात में लोगों ने इंतजार करके उनको देखा है, उनको सुना है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होने जा रहा है। जी, मुद्दे ये बताइए, ये बात तो मैं समझी। हमने हरियाणा के चुनाव में देखा कि कांग्रेस जिन तमाम वजहों से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी से मात खा गई, उसमें एक बड़ा था बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का ना होना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन का ना होना, क्योंकि प्रत्याशी दावेदार बहुत सारे हैं, एक को टिकट मिलेगा, बाकी रूट कर बैठेंगे। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बीजेपी आरएसएस के मुकाबले कहाँ खड़े हैं? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बात करेंगे तो बीजेपी से अच्छा और बीजेपी से पक्का ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किसी के पास नहीं। कांग्रेस बिल्कुल यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निर्भर है। कांग्रेस इस चुनाव में, मैं अभी बता देता हूँ, इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अगर सबसे कोई कमजोर कड़ी साबित होने जा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप है, प्रूव्ड आरोप, जैसे उनके मंत्री के यहाँ, उनके नजदीकियों के यहाँ 32 करोड़ रुपए मिले, उनके एक राज्यसभा सांसद के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी में 350 करोड़ कैश मिले, उनके कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं। जितना ज्यादा भ्रष्टाचार, जितनी ज्यादा शिकायतें उनके विभागों में, स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के हैं, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है। एम्बुलेंस के चालक 2 दिन से हड़ताल पर हैं, न बीमार ले जाने के लिए एम्बुलेंस मिल रही है, न लाशें ले जाने के लिए एम्बुलेंस मिल रही है। झारखंड जैसे राज्य में आज की तारीख में, आजादी के 77 साल बाद, खटिया पर लोगों को लादकर अस्पताल ले जाने के दृश्य आप देखेंगे, रास्ते नहीं है। तो इन सब चीजों का एक बड़ा असर है और कांग्रेस इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी 17 सीटें हैं। 2019 में उसने 30 सीटों पर चुनाव, 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटें जीती थी। जेएमएम ने 41 सीटों पर चुनाव लड़कर 30 सीटें जीती थी। जेएमएम का स्ट्राइक रेट 70% था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% था। जेएमएम मैं अभी कह रहा हूं कि जेएमएम का स्ट्राइक रेट यही रहेगा 70% या इससे बेहतर होगा, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत गिरने वाला है। तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा
वो सत्ता तक पहुंचने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई हर्डल है, कोई बाधा है, तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल जेएमएम पर डिपेंडेंट है। और जेएमएम के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि वहां पब्लिक जो उसका जो वोटर है वो चेहरा देखकर वोट नहीं करता कि हमारे सामने कैंडिडेट कौन है, वो पार्टी का सिंबल देखकर वोट करता है। कांग्रेस के साथ ये स्थिति नहीं है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस का एक वोट बैंक तो वही है जो जेएमएम को मिलता है, जो अल्पसंख्यकों का वोट है। दूसरा, बीजेपी का जो फॉरवर्ड वोट है, कुछ हिस्सा अगर कांग्रेस को मिलता है तो मिलता है, वरना वो पूरी तरह से जेएमएम के वोट पर ही निर्भर है। तो इस चुनाव में जो स्थिति दिखाई दे रही है मुझे, वहां जहां बीजेपी अलायंस के बाद मजबूत हुई है, वहीं जेएमएम कांग्रेस की वजह से कमजोर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि संगठन की दृष्टि से भी यही स्थिति है। यहाँ तो यही कहावत चलती है कि कांग्रेसी ही कांग्रेसी को हराता है। चुनाव के 2 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अभी बताइए सर, जो झारखंड के बाहर के दर्शक है उनको पता तो चले। क्या? अरे जब आप लोग नेताओं के नाम लेते हैं ना, फलाने मंत्री ढिकाने सांसद, तो उनके नाम ले लिया करिए। जी। तो कांग्रेस के देखिए, अभी आलमगीर आलम जिनके यहाँ 32 करोड़ रुपए बरामद, 32 करोड़ मिले जी। धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ रुपए से ज्यादा लोकसभा चुनाव के समय बरामद हुए थे। इसके अलावा भी जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, आप प्रदेश अध्यक्ष का भी जिक्र कर रहे थे अभी। और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर थे। राजेश ठाकुर ने 3 साल तक बहुत अच्छे से कांग्रेस को चलाया। और उनके साथ एक अविनाश पांडे थे जो प्रभारी थे। इन दोनों ने कांग्रेस के संगठन को बिल्कुल रिवाइव कर दिया था और कांग्रेस एक बिल्कुल जागृत संस्था बन गई थी। लेकिन जी हाँ, उसके बाद अभी केशव महतो कमलेश को बनाया गया। केशव महतो कमलेश बिल्कुल निष्क्रिय निष्प्राण से नेता हैं, कोई एनर्जी लेवल उनमें दिखाई नहीं देता। तो और गुलाम अहमद मीर अभी जम्मू कश्मीर के जो अभी विधायक बने ताजा, वो प्रभारी हैं। उनके साथ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। वो झारखंड की जनता की जो भाषा है वो न वो समझते हैं, ना उनकी भाषा झारखंड के लोग समझ पाते हैं। तो कांग्रेस में आपस में इतनी फूट है। अजय कुमार और बन्ना गुप्ता जमशेदपुर की 2 सीटों से आपस में लड़ेंगे। डॉक्टर अजय कुमार जो पहले पूर्व सांसद, तो इन दोनों में नहीं बनती है, सिर्फ उठअव्वल हो जाती है जब दोनों के कार्यकर्ता मिलते हैं। तो कांग्रेस में आपस में इतनी फूट है कि कांग्रेस एक दूसरे का पैर, जो बिल्कुल केकड़े वाली कहावत है कि बाल्टी में कुछ केकड़े डाल दीजिए तो कोई केकड़ा ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि नीचे वाला खींच लेता है। कांग्रेस के साथ बिल्कुल वही स्थिति है। एक नेता बढ़ना शुरू करता है तो नीचे के सब लोग मिलकर उसको खींच लेते हैं। जी चलिए, आप दोनों आनंदोय का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय ITIL, Bihar Tourism and Sudha Milk and Milk Products.